प्यारे विद्यार्थियों, सर्किल पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से मैं एम चक्रवर्ती आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चे अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, बढ़ा जाए। आज हम लोग फिर से 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार शिक्षक और एसएससी एमटीएस के बहाली को ध्यान में रखते हुए 20 शानदार ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोगों के लिए लेकर लाए हैं। क्योंकि हर एक जितना भी आपको हम परीक्षा भी बता रहे हैं, सभी परीक्षाओं में जीके जीएस एकदम समझिए कि मील का पत्थर आपको साबित करेगा, रीढ़ की हड्डी की तरह वो काम कर रहा है, एक मजबूती पक्ष दिलाता है आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो आपको अगर प्रतियोगी परीक्षाओं को निकालना है तो जीके जीएस को आपको मजबूत और सही तरीके से अच्छा करना होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग आज पहले प्रश्न को। और साथ में ध्यान दीजिएगा बच्चों, वीडियो के लास्ट में हम लोग असम के लोक नृत्य को देखने वाले हैं। असम के जितने भी लोक नृत्य बन सकते हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, वो सभी हम लोग देखेंगे। और आप सभी बच्चों से कहना है कि आप वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे आपका चैनल काफ़ी आगे तेज़ी से बढ़े। तो चलिए देखता, पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिया गया है, भारत में किस जगह पर पूरा पाषाण काल, ध्यान दीजिएगा, किस स्थान से पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। आप जानते हैं कि पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तीनों पाषाण काल के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो बेलन घाटी से मिला है। कहाँ से मिला? बेलन घाटी से। कहेगा तीनों पाषाण काल का जानकारी कहाँ से मिलता है? बेलन घाटी से। और एक चीज़ एक आपको याद रखना पड़ेगा कि तीनों पाषाण काल का जो चित्र मिलता है वो भीमबेटका से, मध्य प्रदेश के भीमबेटका से। तीनों पाषाण काल का जो चित्र पूछेगा कहाँ से मिलता है? तो भीमबेटका से। करों के मूल्यांकन और संग्रहण के लिए मौर्य काल का कौन सा अधिकारी जिम्मेदार था? ध्यान दीजिएगा, करों के मूल्यांकन और संग्रहण के लिए मौर्य काल का कौन सा अधिकारी जिम्मेदार था? उसको क्या कहते थे? समाहर्ता करते थे। क्या कहते थे? समाहर्ता। मौर्य काल आप जान रहे होंगे कि मौर्य काल का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। और मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? विदरथ। अंतिम शासक कौन? विदरथ था। बुद्ध ने अपने सिद्धांतों के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया था? महात्मा बुद्ध है जो अपने सिद्धांतों के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किए हैं? पाली भाषा। किस भाषा का? पाली भाषा का। बुद्ध का आपको पता होगा कि बुद्ध का जन्म नेपाल के कुशीनगर वाले इलाके में होता है। और बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होता है? बोध गया में निरंजना या फल्गु नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे। और बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जो अपने भाषा का जो प्रयोग करते हैं वो किस भाषा का? पाली भाषा का। और बुद्ध के जो प्रथम ज्ञान दिए थे, पूछेगा कि कहाँ? तो सारनाथ में। कहाँ दिए हैं? सारनाथ में। और बुद्ध ने जो सर्वाधिक उपदेश दिया, पूछेगा कि बुद्ध ने अपने जीवन का सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया? तो कौशल प्रदेश की राजधानी श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में पड़ता। कहाँ पड़ता? उत्तर प्रदेश में। और पहला भी उपदेश जो दिए हैं सारनाथ में, ये भी उत्तर प्रदेश में है। किस मुगल शासक का नाम रोशन अख्तर था? ध्यान दीजिएगा, किस मुगल शासक का नाम रोशन अख्तर था? तो मोहम्मद शाह का। किसका? मोहम्मद शाह का। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, किस मुगल शासक का नाम रोशन अख्तर है? तो मोहम्मद शाह। और रंगीला बादशाह के नाम से किसे जाना जाता है? तो मोहम्मद शाह के नाम से जाना जाता है। फिर इसी के समय में, मोहम्मद शाह के समय में क्या हुआ था कि एक ईरानी आक्रमणकारी नादिर शाह भारत पर आक्रमण किया था 1739 में। तब पूछेगा नादिर शाह दिल्ली पर आक्रमण कब करता? 1739 में। उस समय मुगल शासक कौन है? तो मोहम्मद शाह है। ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। और साथ में ध्यान रखिएगा, नादिर शाह जब भारत आया तो तख्ते हाउस या मयूर सिंहासन बोलते, तख्ते हाउस या मयूर सिंहासन, ठीक है, उसको लूट कर लेकर गया था। और उसी मयूर सिंहासन में कोहिनूर हीरा जड़ा हुआ था। तो पूछेगा कि मयूर सिंहासन का निर्माण कौन करवाया? शाहजहां। लूट कर भारत से कौन लेकर चला गया? तो ईरान का आक्रमणकारी नादिर शाह, जिसको ईरान का नेपोलियन भी कहते हैं। तो तख्ते तौस या मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल कौन था? मोहम्मद शाह था। मोहम्मद शाह था। मोहम्मद शाह से एक पॉइंट और आप याद रखिएगा कि बंगाल, अवध, ध्यान दीजिएगा, बंगाल, अवध और हैदराबाद, बंगाल, अवध और हैदराबाद, ये 3 प्रांत स्वतंत्र हुए थे किसके समय में? मोहम्मद शाह के समय में। चलिए अगला देखा जाए।
सुप्रीम कोर्ट, एससी मतलब ध्यान रखेंगे, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को कैसे हटाया जा सकता है। जो भारत के सुप्रीम कोर्ट है वो उसका मुख्य न्यायाधीश को कैसे हटाया जा सकता है, तो संसद द्वारा पारित प्रस्ताव के बाद राष्ट्रपति के द्वारा, संसद जब प्रस्ताव पारित कर देगा तो राष्ट्रपति के द्वारा इसको हटा दिया जाता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को पूछेगा सुप्रीम कोर्ट कहाँ है, तो दिल्ली में। सुप्रीम कोर्ट कहाँ है, दिल्ली में। कुल न्यायाधीश का संख्या पूछेगा तो एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 33 में अन्य न्यायाधीश, मतलब टोटल 34 होता है। सुप्रीम कोर्ट में कुल न्यायाधीश बोलेगा तो 1 + 33 मतलब एक मुख्य बताइएगा और 33 अन्य न्यायाधीश, टोटल 34 याद रखेंगे। अगला सवाल देखा जाए, किस अनुच्छेद के द्वारा भारत सरकार, ठीक है ना, किस अनुच्छेद के द्वारा भारत सरकार ठीक है भारत रत्न पद्म विभूषण प्रदान किए जाते हैं, ठीक है ना। भारत सरकार द्वारा भारत रत्न पद्म विभूषण प्रदान किए जाते हैं। अनुच्छेद 18 किस अनुच्छेद के द्वारा प्रदान किए जाते हैं, अनुच्छेद 18 के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। अनुच्छेद 18 में एक पॉइंट और याद रखेगा, उपाधियों का अंत। कैसे, उपाधियों का अंत। कौन उपाधि, जो कि आप नहीं ले सकते हैं लेकिन शिक्षा की जगत में, जैसे पहले आप ब्रिटिश काल में देखते थे महात्मा गांधी को कैसर हिंद का उपाधि, इस तरीके से हर एक व्यक्तियों को दिया जाता था, ठीक है ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार का उपाधि, तो इस तरीके के उपाधियों पर बैन कर दिया गया। लेकिन अगर आप एजुकेशन के सिस्टम से आप ले रहे हैं, डिग्री ले रहे हैं, तो आप उपाधि, जैसे मान लीजिए आप इंजीनियरिंग कर ले रहे हैं, कोई मेडिकल कर ले रहा, तो आप अपने नाम के पहले डॉक्टर या इंजीनियर वो आपको लगाने की आज़ादी है अनुच्छेद 18 के द्वारा। लेकिन वैसे उपाधियों को अंत कर दिया गया है। उपाधियों का अंत पूछेगा कितना में, अनुच्छेद 18 में, याद रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा, ध्यान दीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का सुप्रीम कोर्ट अपने द्वारा, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट अपने द्वारा आदेश सुनाएगा, ठीक है ना, या निर्णय सुनाएगा, उसका पुनर्वलोकन कर सकता है या किस अनुच्छेद में है। ध्यान देंगे, सुप्रीम कोर्ट जो पुनर्वलोकन करेगा वो अनुच्छेद 137 में, कितना में, अनुच्छेद 137 में। और न्यायिक पुनर्वलोकन कहाँ से, अमेरिका के संविधान से लिया गया। कहेगा कि हमारे संविधान में न्यायिक पुनर्वलोकन करने का शक्ति किसको दिया गया, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को दिया गया, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को दिया गया। और यह जो अधिकार दिया गया कहाँ से लिया गया, अमेरिका के संविधान से। तो सुप्रीम कोर्ट कौन अनुच्छेद के द्वारा न्यायिक पुनर्वलोकन कर सकता है, तो अनुच्छेद 137 के द्वारा, अनुच्छेद 137 के द्वारा। 8वां क्वेश्चन आज का देखा जाए बच्चों, भारत का 22वां राज्य देखेंगे कब बना है। सिक्किम जो भारत का 22वां राज्य बना है वो कब बना है, तो 26 अप्रैल 1975 को, 26 अप्रैल 1975 को भारत है का 22वां राज्य कौन बन जाता है, वो सिक्किम बन जाता है। अगला, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है, तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को चुनने का काम कौन करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन चुनेंगे, लोक सभा के अध्यक्ष। अब एक पॉइंट और इसमें ध्यान दीजिएगा, लोक लेखा समिति को संसद का जुड़वा वाहन कहा जाता है। संसद का कहेगा जुड़वा वाहन किसे कहते हैं, लोक लेखा समिति को। और लोक लेखा समिति में कुल मेंबर पूछेगा तो 22 मेंबर होते हैं। लोक लेखा समिति में टोटल मेंबर कितना, 22, 15 गो लोकसभा से, 7 गो राज्यसभा से। लोक लेखा समिति में आप नोट करके लिख लीजिए, टोटल 22 मेंबर होते हैं, 15 मेंबर आपके लोकसभा से और 7 मेंबर राज्यसभा से चुने जाते हैं। चलिए बच्चों, आज का 10वां क्वेश्चन देखा जाए। एलमिस्टी ज्वालामुखी किस देश में, एलमिस्टी ज्वालामुखी पेरू में है। कहाँ है, पेरू में। एलमिस्टी ज्वालामुखी कहाँ है, पेरू में। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें किस दिशा में बहती हैं, उत्तरी गोलार्ध में, ऊपर में देख लीजिएगा, आपको क्या बताएं, एलमिस्टी ज्वालामुखी कहाँ है, तो पेरू में, याद रखेंगे ये बात। अब अगला सवाल कहता है 11 नंबर आज का, उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें किस दिशा में बहती है, तो उत्तर पूर्व की ओर बहती है। किस दिशा में, उत्तर पूर्व की ओर। बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को कौन सी नहर मिलाती है, तो कील नहर। बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को मिलाने वाली नहर का नाम पूछेगा तो क्या बोलेंगे, कील नहर बोला जाएगा। लक्षद्वीप किस महासागर में स्थित है, तो अरब सागर में। लक्षद्वीप किस महासागर में है, तो अरब सागर में है, ये ध्यान रखेंगे। छिपता हुआ महासागर या वेनिसिंग ओशन, ध्यान दीजिएगा, छिपता हुआ महासागर या वेनिसिंग ओशन किसे कहेंगे, तो आर्कटिक महासागर को। किसे कहा गया है, आर्कटिक महासागर को कहा गया है। चलिए बच्चों, आज का 15वां क्वेश्चन, भारत में
हरित गृह कृषि आरंभ करने वाला राज्य है? भारत में हरित गृह कृषि आरंभ करने वाला राज्य कौन होगा? पंजाब। वो राज्य कौन है? पंजाब है। अगला 16 नंबर क्वेश्चन बच्चों देखा जाए, कृषि सिंचाई और ऊर्जा, कृषि सिंचाई और ऊर्जा को किस पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दिया गया था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना। कृषि सिंचाई और ऊर्जा को किस पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दिया गया? प्रथम पंचवर्षीय योजना, जिसका समय था 1951 से 1956। पूछेगा पंचवर्षीय योजना को कब लिया गया? तो कहाँ से लिया गया? रूस से, सोवियत संघ रूस से। पंचवर्षीय योजना को कहाँ से लिया गया? रूस से लिया गया। कुल कितना पंचवर्षीय योजना बनाया गया? तो 12। कितना? 12। जो लास्ट वाला पंचवर्षीय योजना था 2012 से 2017 तक, 2012 से 2017 तक, उसी के स्थान पर क्या आ गया? नीति आयोग। क्या आ गया? नीति आयोग। तो पंचवर्षीय योजना भारत में कुल कितना? 12 पंचवर्षीय योजना के बाद बंद कर दिया गया है इसको। चंद्रमा पर आने जाने की यात्रा के दौरान अधिकतम ईंधन खर्च कब होगा? चंद्रमा पर जब आ जाएंगे या वहां से आएंगे तो उस यात्रा के दौरान अधिकतम ईंधन कब खर्च होता है? तो पृथ्वी के गुरुत्व को पार करने में, पृथ्वी के गुरुत्व को पार करने में मैक्सिमम ईंधन खपत होता है। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम पूछ रहा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा बच्चों। 18वां क्वेश्चन आज का है, क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? तो सिलिका। इसका सूत्र क्या होता है? SiO2। SiO2। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग देखेंगे, इसे क्या कहते हैं? सेरेब्रम। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन होता है? सेरेब्रम। चलिए आज का 20वां क्वेश्चन, तैराकी के स्विमिंग पूल में कितने लेन होते हैं? जो तैराकी होता है उसमें पूछ रहा है कि कितने लेन होंगे? तो उसमें 8 लेन होते हैं। कितने लेन होते हैं? 8 लेन। ये महत्वपूर्ण है। तो 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हम लोग समाप्त करते हैं और अब हम लोग देखेंगे असम से आने वाले जितने भी लोक नृत्य हैं उसको हम ट्रिक के माध्यम से याद करने का प्रयास करते हैं, जिससे आपके एग्जाम के लिए बेहतर हो सके। चलो देखा जाए। चलिए बच्चों, तो देखा जाए ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बाद हम लोग लेकर आए हैं असम के लोक नृत्य। असम के जितने भी लोक नृत्य बन सकते थे उसको एक ट्रिक से बांधने का प्रयास किया गया है। देखेंगे ट्रिक क्या है आपके सामने। बीबी झूम के नमक से खेले, ध्यान दीजिएगा, बीबी झूम के नमक से खेले। तो बीबी से याद रखेंगे, बी से बिहू, बिछुआ और बगुरम्मा। ध्यान दीजिएगा, बीबी से आप याद रखेंगे, मैंने बी से बिहू, बिछुआ और बगुरम्मा, बगरू अम्मा, बगरू अम्मा याद रखेंगे। झूम से याद रखेंगे झूमूरा, झूम से क्या याद रखेंगे? झूमूरा। ठीक है, के साइलेंट है यहाँ पर। नमक से याद रखेंगे, न से नट पूजा तथा नाग नृत्य, न से नट पूजा तथा नाग नृत्य। म से महारास, म से क्या याद रखेंगे? महारास। क से कली गोपाल, क से क्या याद रखेंगे? कली गोपाल। और से मतलब स लेंगे, क्या लेंगे? स लेंगे। सत्रिया, जो कि असम का शास्त्रीय नृत्य है। असम का क्या है? शास्त्रीय नृत्य। पूछेगा सत्रिया कहाँ का? तो असम का, ये शास्त्रीय नृत्य है। और खेले से याद रखेंगे खेल गोपाल। तो बिहू, बिछुआ, बगरू अम्मा, झुमुरा, नट पूजा, नाग नृत्य, महारास, कली गोपाल, सत्रिया और खेल गोपाल। बच्चों आप झूम झूम के कहते रहिए, बीबी झूम के नमक से खेले। तो चलिए बच्चों, आज का क्लास यहीं पर हम समाप्त करते हैं और मैं उम्मीद करता हूं सभी विद्यार्थी इसे जरूर लाइक करेंगे और अपने साथियों के बीच, अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करेंगे। तो चलिए बच्चों, जय हिंद। कल मिलते हैं कल क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।